नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं ताबिश उससे। इस खास शो में हम आपके लिए कोरोना से जुड़ी हुई जरूरी जानकारियां लेकर आते हैं और साथ ही विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं आपको जरूरी राय देने के लिए। आज भी बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर इससे जुड़ी हुई आई है। दरअसल यूएस में सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक अध्ययन किया है जिसमें यह बात आई है कि चौथे महीने तक जो तीसरी बूस्टर डोज दी जा रही है उसका प्रभाव कम हो जाता है। फाइजर और मॉडर्ना टीकों की तीसरी डोज पर यह खुलासा किया गया है। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं, क्या हम तैयार हैं कोरोना को लेकर? जो वैक्सीन दी जा रही है उसके बाद कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर ये जो असर है इसका कम होता है तो एक बार फिर से खतरा बढ़ने की जो संभावना है वो यहां पर बढ़ जाती है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़ रहे हैं। डॉक्टर एम वली हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं गंगाराम अस्पताल के। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जोड़ रहे हैं जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं सीएमडी फिलिक्स अस्पताल से। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वली, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कोरोना को लेकर अब तो तीसरी डोज दी जा रही है तो उससे ये हम मान रहे थे कि इससे और ज्यादा सुरक्षा जो है मिल जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर देखें जो कि कहती है कि कुछ महीने बाद इसका असर कम हो जाता है, आप कैसे देखते हैं और क्या ये चिंता की बात है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश। मैं इसकी शुरुआत बड़ी सिंपल स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब इसका अनाउंसमेंट किया था, उन्होंने इसको एक नया नाम दिया था, प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया था, और उन्होंने कैटेगरीज स्पेसिफाई की थी कि किन लोगों को ये दी जाएगी, और हम उस फेज में चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि इम्यूनिटी का रूल है साइंस के हिसाब से भी कि जो वैक्सीन से इम्यूनिटी बनती है, जो बाहर से इम्यूनिटी बनती है, वो ज्यादा पायदार नहीं होती है और वेन करती है, कम होती है। लेकिन एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान में उन लोगों की है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी अंदर तक घुस गई है, हमारी जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनमें घुस गई है, और वो जब भी मौका आएगा, जैसे घर पर एक पालतू डॉग होता है और जब कोई बाहरी आदमी आता है तो वो फौरन नींद से जाग के उससे हमारे को बचा लेता है हमला करके, तो वो वाला हमला हमारे यहाँ इंटैक्ट रहेगा। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि जो स्टडीज की बात हम एकदम करते हैं वो आधारित है मॉडर्ना, फाइजर, बायोटेक और जॉनसन एंड जॉनसन टीकों पर। हमारे देश का जो टीकाकरण है और हमारे देश की जो लोगों की इम्यून शक्ति है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो आधारित है कोवैक्सीन पर, और वो आधारित है जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, जो कि वो भी एक तरह का होल वाइक्रोनशेडॉक्स मॉडिफाइड वैक्सीन है जो यूके में यूज हुआ है। तो इन दोनों पर आधारित है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर, जो कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगी। और तीसरी बात मैं यहाँ एक ऐसे कहूंगा एज ए सोशल साइंटिस्ट कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बार बार बूस्टर डोज देके थका नहीं सकते। हमारी इम्यूनिटी भी एक रेंज रखती है, जितना हम उसको थका सकते हैं और बनाओ और बनाओ। तो हमें अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को संजो के रखना है। और एक बहुत बड़ी बात एक यूएस की ही एक साइंटिस्ट ने कही है, मेगन केली ने, कि हमें बेनिफिट्स उसको देखना है एक तराजू में रख के, और दूसरी तरफ रिस्क और कॉस्ट को देखना है। बेनिफिट और रिस्क और कॉस्ट को हमें देखना है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों में देखनी है जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। उन्होंने ये एक बात और भी कही है, सेलिन गाउंडर वहाँ की एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अच्छा ये होगा कि हम अपने जो बचे कुचे लोग हैं जिनको अभी तक टीके दोनों नहीं लगे हैं उनको इम्यूनाइज कर दें, ये इससे ज्यादा अच्छा होगा। और अमेरिका में आप देखते हैं कि हमेशा तो ये तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर वली, जैसे कि आपने भी कहा कि आपको अपनी इम्यूनिटी को भी उस हिसाब से बेहतर करना पड़ेगा। डॉक्टर गुप्ता, आप कैसे देखते हैं इस रिसर्च को जो कि ये कहती है कि 4 महीने बाद जो है वो थोड़ा इसका असर कम हो जाता है? हमारे देश में अगर देखें तो 173 करोड़ के आसपास जो है वो टीके दिए गए हैं, तीसरी डोज भी दी जा रही है, तो क्या चौथे डोज के लिए भी तैयार अब लोगों को रहना पड़ेगा? और क्योंकि अब जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है उससे क्या ये डोज का सिलसिला भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका आज का टॉपिक है। मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम कोई एफिकेसी, इफेक्टिवनेस और प्रोटेक्शन, 3 ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग तरह से यूज होते हैं। वैक्सीन एफिकेसी की बात करें तो हम लोग जो क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उसमें हम एफिकेसी देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वैक्सीन की एफिकेसी 80% है तो इसका मतलब जो 20% लोग हैं, ऐसा नहीं है उनको बीमारी हो जाएगी, वो हाई रिस्क पे होंगे, उनको बीमारी हो सकती है।
ठीक है, इफेक्टिवनेस देखते हैं हम जनरल पॉपुलेशन क्या है। जब वो बड़े लेवल पे रोल आउट होती है, पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाती है, तो वो इफेक्टिवनेस डिफरेंट हो सकती है एफिकेसी से भी। इवन प्रोटेक्शन रेट भी डिफरेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन रेट में पेशेंट की एज है, उसका अपना जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी अपनी इननेट इम्यूनिटी कैसी है, उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। प्रोटेक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कितनी है। तो हम खाली एक बात पे नहीं जाते और नेचुरल इन्फेक्शन कैसा हुआ, लाइक बहुत सारे लोगों को इंडिया में बात करें, अराउंड 70-80% लोगों को ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बूस्टर ऑलरेडी नेचुरल लग चुके हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल तय है कि इसकी बूस्टर डोज लगनी है। जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है हर साल लगानी पड़ती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है। इवन अगर हम बच्चों की बात करें, पीडियाट्रिक में भी ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जिनके हमें बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। जैसे डीपीटी की बात करें तो डीपीटी की प्राइमरी डोज ही 4 या 5 है। 6 वीक पे देनी पड़ती है, 10 वीक पे देनी पड़ती है, 14 वीक पे देनी पड़ती है, 18 मंथ पे देनी पड़ती है, फिर 5 ईयर्स पे, उसके बाद 10 ईयर, तो 16 ईयर्स पे देनी पड़ती है। तो मीन्स किसी भी वैक्सीन की बात करें, कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं होती है, किसी भी एफिकेसी 100% नहीं होती है। तो डॉक्टर गुप्ता जी, तो इसको इस हिसाब से लोगों को समझना चाहिए, जैसे बाकी वैक्सीन हम लेते हैं अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई, ऐसी अब कोरोना की वैक्सीन को भी शायद लोगों को देखना चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि 2 बार हम ऐसा देख चुके हैं कि मामले कम हुए, उसके बाद नया वेरिएंट आता है और एकदम से बढ़ने लग जाते हैं, तो ये सवाल लोगों के जहन में होगा कि क्या हम उस खतरे की तरफ तो नहीं जाएंगे इससे, अगर कम हो रहा है असर इसका वैक्सीन का? तो नहीं, बिल्कुल सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोविड कंट्रोल करना है तो हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा। जब तक चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगे तब तक नए वेरिएंट आने की संभावना बनी रहेगी। और जब भी कोई नया वेरिएंट आएगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो खतरनाक भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। अगर वो वायरुलेंट है, खतरनाक है, तो नया पेंडेमिक दोबारा ला सकता है। अगर वो खतरनाक नहीं है तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट आते रहेंगे, नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ग्लोबली हमें, चाहे जितने बड़े देश हैं, चाहे G20 देश है या WHO है, यूनिसेफ है, इन सबको चाहिए ग्लोबली हम कैसे कंट्रोल करें। ग्लोबली कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। एक सोशल वैक्सीन है कि हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, चाहे मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, अगर भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, रेस्पिरेटरी हाइजीन का पालन करें, हैंड हाइजीन का पालन करें। और दूसरा वैक्सीनेशन कवरेज अराउंड 60 to 80% होना चाहिए ग्लोबली। जो अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इवन सार्क कंट्रीज हैं, जहां पे वैक्सीन की मात्रा उपलब्ध ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिलजुल के हम सबको, जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से, ऐसे ही अगर हमें से अभी इरेडिकेट करने की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पोलियो में भी आपको पता होगा 10-12 डोज देने के बाद भी 60 से 70% एफिकेसी थी, जबकि वो लाइव वैक्सीन थी। तो इसलिए डिफरेंट वैक्सीन अलग अलग। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर की डॉक्टर गुप्ता। क्यों दूसरी चीजों से भी हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। डॉक्टर वली, आप इस बात से सहमत होंगे कि वैक्सीन का असर जो है वो हमें दिखता रहेगा, रिसर्च आती रहेंगी आगे, लेकिन लोगों को इस बात से घबराना नहीं चाहिए और सावधानियां जो हैं वो आपको बरकरार रखनी चाहिए अपनी? जी ताबिश, इसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सीवियर डिजीज का खतरा बावजूद इम्यूनिटी के कम होने के वो उसमें रिडक्शन बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबको सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। ओमिक्रॉन से जो है वो प्रोटेक्शन बरकरार रहेगा, एज कम्पेयर टू डेल्टा थोड़ा सा कम होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। तो ओवरऑल अगर सब कुछ हम मिला जुला के देखें तो ये एक तरह के, जब भी डॉक्टर फॉची बोलते हैं इसके बारे में, उनका इशारा ये होता है कि वैक्सीन हमारी ज्यादा लगे। तो अब हमको पहले अपने देश के हिसाब से चलना है। ये बात तय है कि जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उनको एक पायदार इम्यूनिटी बन गई है और वो आगे उनके काम आएगी। आपने बहुत अच्छी संक्रमण रेट अभी बताई है महाराष्ट्र की और कंट्री की 2.45 और 0.9। ये अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे देश में जिन लोगों को टीके लगे हैं, इवन 2 डोज, उनमें भी संक्रमण बढ़ रहा होता। तो मैं बहुत अच्छी इस चीज को देख रहा हूं और इसमें ये इस बात की तरफ सावधानी के साथ अपने स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमें आगे आने वाले दिनों में सावधानी को बरकरार रखना है, मास्क को लगाना है, थकना नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कुछ लोग थक गए हैं और एकदम से बाहर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन भूल गए, बस उस पे हमको जमे रहना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा तो थोड़ा वक्त जरूर हुआ है, लेकिन जी थोड़ा वक्त जरूर हो गया है। जाहिर है परेशान लोग हो जाते हैं इन सब चीजों से, लेकिन उससे आपको चिंता नहीं करनी है। अब इतने वक्त तक जो चीजें हमने सीखी हैं, जो हमारे अनुभव रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए और एहतियात पूरा बरतिए। तो जाहिर है जो हालात हैं वो आगे पहले जैसे नहीं होंगे जैसे हम देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वली और डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।
अब बात कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में करते हैं, जिसको लेकर थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब पूरे देश में ही लगभग जो कोरोना के मामले हैं वो तेज रफ्तार से कम हो रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो यहां पर तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी यहां पर घटकर 0.92% हो गया है। और पूरे देश में अगर आप देखिए तो 30,615 जो है वो मामले आए पिछले 24 घंटे में, और संक्रमण दर भी अब 3% के कम है, 2.45% पर संक्रमण दर पूरे देश में है।